जय हिंद दोस्तों कल हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े थे। भाग 1 में संघ और उसके राज क्षेत्र पढ़े थे। संघ और उसके राज क्षेत्र। आज पढ़ना है भाग 2। आज पढ़ना है भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। यह है नागरिकता, मतलब भारत में नागरिक कैसे बन सकते हैं। नागरिकता, सिटीजन। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता, मतलब नागरिक कैसे बनेंगे भारत के। भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं नागरिकता। नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक जिस हम देश में निवास करते हैं, जहाँ पर हमें हर सुविधाएं मिली होती हैं। जैसे हम लोग किसी राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे जैसे बहुत बड़ा पद जो होता है, तो उस हम लोग के देश में जो अपना नागरिक होता है, राष्ट्रपति कौन बनेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, वही राष्ट्रपति बनेगा। और राज्यपाल वही बनेगा। उपराष्ट्रपति अपना जो नागरिक होगा वही बनेगा। और कोई भी बड़ा पद हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे अन्य कोई चुनाव हो, राजनेता बनना हो, वोट डालने का अधिकार हो, कुछ भी हो, जब नागरिकता रहेगी तभी। तो भारत में 2 टाइप के लोग रहते हैं। 2 टाइप, एक नागरिक हैं, एक जो बाहर से जो घूमने के लिए विदेशी आते हैं। जो विदेशी आते हैं, विदेशियों को हम पर्सन बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, पर्सन। विदेशियों को हम पर्सन बोल सकते हैं। पर्सन माने व्यक्ति। विदेशी आते हैं घूमने के लिए भारत में घूमने के लिए विदेशी आते हैं, तो आएंगे, घूमकर चले जाएंगे। वो यहाँ के नागरिक नहीं कहेंगे। नागरिक हम लोग हैं। यहाँ पर सबसे पहचान, बड़ी पहचान जो वोटर आईडी हम लोग की होती है, वो सबसे बड़ी पहचान है नागरिकता की। और हम लोग वोट डाल सकते हैं, कहीं टीचर बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर अधिकार मिलता है नागरिकों को। तो नागरिकों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। वोटर आईडी जो है हम लोग का बहुत बड़ा वो सर्टिफिकेट है। यही पहले होता था, अब ना आधार कार्ड चल गया है। तो नागरिकता इसे कहते हैं। अब नागरिकता सबसे पहले अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक थे। अरस्तु जो थे, नागरिकता के बारे में सबसे पहले वर्णन इन्होंने किया है। नागरिकता के बारे में सबसे पहले इन्होंने वर्णन किया है। नागरिकता को बोलते हैं सिटीजन। हम लोग क्या है, सिटीजन है। सिटीजन, ये नागरिकता हो गई। और अनुच्छेद 5 में कहा गया है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान चालू हुआ, तो संविधान जब नया नया भारत आजाद हुआ था, तो अब जो संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने नागरिकता के बारे में कुछ प्रावधान दिए हैं। उन प्रावधानों को थोड़ा समझते हैं। अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में, प्रारंभ में नागरिकता। संविधान कब लागू हुआ। हम लोगों का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लग गया संविधान। अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलेगी। तो उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था। तो अब यह हुआ कि उसका जन्म भारत में हुआ है। पहला जो था अनुच्छेद 5 में पहला
कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ। मतलब जो भारत में जन्म लिया होगा उस समय वो भारत का नागरिक होगा। जैसे हम लोग भी तो इसी आधार पर हैं, जन्म के आधार पर भारत में नागरिक हैं। हम लोग जब आज़ाद हुआ हम लोग नहीं थे, हम लोग के पिताजी भी नहीं थे, दादाजी थे। दादाजी, उनको नागरिकता कैसे मिली होगी? इसी जन्म के आधार पर मिली होगी। जन्म के आधार पर भारत में जन्म हुआ है तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। और दूसरा है कि उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या किसी के माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। किसी के माता पिता के जन्म भारत में हुआ होगा तो वो भी, जैसे बहुत जो क्रांतिकारी थे, तो जब देश को आज़ाद कराने की बात रही थी तो लोग सिर्फ यहीं से लड़ाई नहीं कर रहे थे, बाहर विदेश से भी लड़ाई कर रहे थे, मतलब संगठन बनाकर कर रहे थे। तो अब जो उनके लड़के थे, जो उनके लड़के वहीं पर छूट गए, विदेश में ही रह गए आज़ादी के टाइम, तो उनको भी कहा गया कि उनके माता पिता का जन्म भारत में यदि हुआ होगा तो वो भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो अब यह हो गया कि माता पिता का जन्म भारत में हुआ। बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे लोग विदेश में, भाई विदेश में रहते ही हैं, विदेश में रह रहे थे, उनके जो लड़के हुए तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? कि उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो उनको जन्म के आधार पर, माता पिता के जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। और अनुच्छेद 5 में तीसरा है, 5 में तीसरा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले से 5 वर्ष पहले, से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहे हों, भारत में रह रहे हों। मतलब तीसरा का जो इसमें अनुच्छेद 5 में तीसरा जो था, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहे हों। मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो उस समय भी अंग्रेज थे, रहते थे और विदेशी यहाँ पर रहते थे। सबसे बड़ा उदाहरण एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को इसी के आधार पर उनको भारत की नागरिकता मिली। वो भारत की नहीं थी, लेकिन भारत की बहुत बड़ी स्वराज की मांग उन्होंने की थी कि नहीं, भारतीयों का शासन होना चाहिए। फिर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट वो देशी नहीं थी, वो विदेश की रहने वाली थी, लेकिन भारत में रह रही थी। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो संविधान लागू होने से पहले से भारत में रह रहे थे। तो भाई जो रह रहे थे तो उनको भी नागरिकता देनी प्राथमिकता है, बनती है ना। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले जो रह रहे थे भारत में, तो उनको नागरिकता इसी आधार पर मिली। देखिए अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 6 कि पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि उस समय जब देश आजाद हुआ था
तो उसी समय जब ये नागरिकता का बना प्रावधान संविधान विशेषज्ञों ने बनाया, तो उस समय अनुच्छेद 6 में कहा कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, जब दोनों देशों का बंटवारा हो गया, जो लोग पाकिस्तान में रह गए वो भारत आना चाहते हैं, तो उनको तो नागरिकता तो मिलनी ही चाहिए। मिलेगी, उनकी क्या गलती है? वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो भारत में फिर वहाँ पर देख स्थिति ठीक नहीं है, वो भारत आना चाहते थे। पहले पाकिस्तान तो भारत में ही था, वहाँ के लोग भी तो आना चाहेंगे। जब आना चाहेंगे तो क्या करेंगे? नागरिकता नहीं मिलेगी? मिलेगी नागरिकता। तो इनके लिए क्या प्रावधान है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गए 1948 से जो पहले आ गए तो उनको नागरिकता जो है स्वतः मिल जाएगी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान में जो कुछ लोग रह गए थे वो जब भारत आना चाहे तो 19 अप्रैल 1948 से पहले जो लोग आ गए तो उनको नागरिकता तो ऑटोमेटिक मिल गई। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो उनको परमिट बनवाना पड़ा। जब वहां से जब चले पाकिस्तान से तो इनको परमिट बनवाना पड़ा। परमिट, जब परमिट बनवा लिए तो इस परमिट के 6 महीने बाद उनको नागरिकता मिल गई। 6 महीने बाद उनको नागरिकता मिल गई। तो पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गए तो उनको स्वतः मिल गई नागरिकता। लेकिन जो बाद में आए तो उनको परमिट बनवाना पड़ा, और परमिट के बाद 6 महीने के बाद वो भारत के नागरिक हो गए। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है देखते हैं। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ये क्या है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भैया, भारत से जब देश आजाद हुआ तो लोगों को ये समझ में आ गया कि भारत पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, ये पहले से चल रहा था और लोगों को महसूस भी हो गया, तो वो लोग चले गए। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। तो अब जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए। जब पाकिस्तान चले गए तो उनको वहां पर समझ में आ गया, पाकिस्तानियों ने अपनी औकात दिखा दी कि पाकिस्तान जैसा है वो तो इसलिए तो अलग ही हुआ, और अगर क्या करेगा, वो कैंसर की तरह था। पाकिस्तान भारत में कैंसर की तरह था, वो अलग हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जब वहां पर 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 के पहले जो लोग, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 1 मार्च 1947 मतलब इन लोग जान गए कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा निश्चित है। तो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान लोग चले गए। कुछ लोग वहां पर उन्हें मालूम चला कि पाकिस्तानियों की औकात क्या है, ये लोग अच्छे नहीं है, अपनी औकात दिखा दिए। जब पाकिस्तानियों ने अपनी औकात दिखा दी तो भैया तो फिर वो भारत वापस आना चाहे, तो भारत जब वापस आएंगे तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। अरे भैया, घर का कोई लड़का है, वो झगड़ा करके चला गया सुबह, शाम को फिर आया तो क्या करेंगे? समझाएंगे, रखेंगे उसको।
तो उसी तरह ये भी लोग भी भूले भटके लोग 1 मार्च 1947 को समझे कि पाकिस्तान अच्छा बनेगा, तो लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान की करतूत देखकर फिर वो वापस जब भारत आना चाहे तो उनको नागरिकता मिलेगी ना, मिलनी चाहिए, पक्का मिलनी चाहिए, और मिली भी। तो यह हुआ कि 1 मार्च 1947 से जो लोग पहले गए हैं पाकिस्तान चले गए हैं, जब भारत वो आना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, और रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद वो नागरिक बन जाएंगे। मतलब जब वो लोग आए तो 6 महीने एक रजिस्ट्रेशन करवाए, 6 महीने बाद फिर वो वैलिड हो गए, भारत के नागरिक बन गए। तब जब भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता 1 मार्च 1947। देखिए यह जो ये संविधान में अनुच्छेद बना है 6 और 7, उस समय तत्कालिक कारणों के कारण बना है। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भाई अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, तो अपने लोगों को भी सहेजना था। तो ये 6 और 7 उस समय के लिए ये परीक्षा में पूछता भी नहीं है, परीक्षा में आएगा भी नहीं, उस समय का ये संविधान है। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रह रहा बच्चा। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। देखिए अनुच्छेद 8 बता रहा है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा, जैसे जो क्रांतिकारी थे जाकर बाहर विदेश से भी कोई संगठन चलाते थे, तो वहाँ पर चले गए, फिर वहाँ पर उनके बच्चे हो गए, तो उनके बच्चों को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? ऐसे जब उनके माता पिता इनके भारत के बाहर रह रहा बच्चा, जो उनके माता पिता हैं, यदि वो भारतीय होंगे तब इनको उनके आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 यदि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। देखिए अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे हम हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम आपकी नागरिकता क्या है उत्तर प्रदेश, नहीं, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और नागरिक कहाँ के हैं, भारतीय नागरिक हैं हम ना। तो यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। नागरिकता अनुच्छेद 9 समझ में आ गया। देखिए अनुच्छेद 10 के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 10 क्या है?
अनुच्छेद 10 है, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। मतलब भारत का नागरिक तब तक बना रहेगा जब तक कोई गलत काम न करे। जैसे अभी भारत पाकिस्तान में लड़ाई चालू हो गया तो आप बोलोगे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो क्या करेगा? है जो तू यहां से निकाल कर फेंक देगा बाहर, जाओ हटो, नागरिकता खत्म हो जाएगी ना। और जैसे पागल हो दिवालिया, जैसे अब कोई ट्रम्प आ गए भारत में, कोई विदेशी प्रेसिडेंट आ गया, अब उसके जाकर उसके मुंह पे थूक दो। अब बताओ, जब ये सब कांड कर दोगे तो अब भारत के रहने लायक हो? नहीं, नागरिकता छीन ली जाएगी। और नागरिकता छीनने का ये मतलब नहीं है कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जब नागरिकता छीन ली जाएगी तो आप कुछ बनवा ही नहीं पाओगे। आपके पास कमाओ खाओ मजा लो, कुछ मिलेगा नहीं, सरकार से कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना चुनाव लड़ सकते हो, ना चुनाव में वोट डाल सकते हो, राशन पानी जो मिलता है वो कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसलिए नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। ठीक। अनुच्छेद 11 कहता है, लास्ट अनुच्छेद जो है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। जो नागरिकता के बारे में जो कानून है वो कानून संसद बनाएगी। और पूछ लेगा कौन सा मंत्रालय बनाएगा, तो गृह मंत्रालय बनाएगा। कानून कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय कानून बनाएगा और नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। इसके अलावा अब अधिनियम को पढ़ते हैं। देखिए, अधिनियम जब नागरिकता के बारे में खत्म हो गया तो उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 आया। ठीक, 1955 में आया। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन हुए। कब संशोधन हुए? 86 में हुए, 92 में हुए, कुछ 2003 में और 2005 में थोड़ा मोड़ा। फिर इस समय जो आया एनआरसी उसको छोड़कर। देखिए, इसमें नागरिकता लेने का प्रावधान क्या है अधिनियम में? इस अधिनियम में पहला है जन्म के आधार पर, मतलब किसी को भी मिल जाएगा। 1986 में था कि माता पिता में से कोई भी भारतीय हो तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बच्चे को जन्म के आधार पर, यदि भारत में उसका जन्म हुआ है, जैसे अभी कोई ताजमहल घूमने आया, बच्चा हो गया उसका, भारत का नागरिक, ऐसे नहीं, जन्म के आधार पर नहीं। तो किसी को भी 1986 में यह इसमें बताया गया कि माता पिता, इसमें से माता पिता में से कोई भी भारतीय हो तो उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी थी। गड़बड़ी यह थी कि जो आतंकवादी थे ये सब प्लान करने लगे। वो आकर पढ़ने के बहाने आ गए इंडिया में, भारत में आ गए। कुछ पाकिस्तानी आ गए, कश्मीर की लड़कियों से उनका हो गया तो उनसे प्रेम संबंध हो गया और लड़कियों से उनका बच्चा हो गया। तो भाई जो लड़कियां है तो भारतीय ही तो है, उससे जो बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा? तो भारतीय ही तो कहलाएगा। तो अब इसका बहुत मिसयूज होने लगा। जब इसका मिसयूज होने लगा तो 2003 में यह कहा गया कि माता पिता दोनों वैलिड होने चाहिए। वैलिड मतलब कि कोई पढ़ने आया तो उसका बच्चा कैसे हो गया? नहीं, जब वह यहां पर वैलिड तरीके से जब भारत में रह रहे होंगे तभी उनके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो जन्म के आधार पर ऐसे हो गया। उसमें तो जन्म के आधार पर मिल जाती थी उस समय, अनुच्छेद 5 में, पहला में जन्म के आधार पर। लेकिन इसमें जन्म के आधार पर तो मिलेगी, लेकिन उसमें से माता पिता दोनों में से कोई भारतीय हो लेकिन वैलिड तरीके से हो, अनवैलिड नहीं। ठीक ना, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर 1992 में चेंज हुआ। पहले क्या था? वंश के आधार पर। वंश किसके? पिता। यदि पिता भारतीय होगा तब उनको नागरिकता मिलती थी भारत की। लेकिन महिलाओं ने कहा कि अरे हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं
तो हम लोग इंडियन है तो हम लोग को भी नागरिकता मिलनी चाहिए। तो अब ये हो गया कि नहीं, पिता नहीं माता के पर भी, कि 1992 में ये हुआ कि माता पिता कोई भी भारतीय हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण सानिया मिर्जा का है। सानिया मिर्जा भारतीय हैं लेकिन उनकी शादी पाकिस्तान में शोएब मलिक से हुई है, तो उनका बच्चा पाकिस्तानी नहीं कहलाएगा, उनका बच्चा भारतीय है। जब तक 18 वर्ष के बाद वो सोचे वो अलग बात है, लेकिन अभी उसका बच्चा जो सानिया मिर्जा का है वो भारतीय ही है, क्योंकि वंश माता पिता कोई भी इंडियन हो तो उनकी जो माता जी हैं टेनिस स्टार हैं भारत की, तो भारत में रहती भी हैं, तो उनका वंश के आधार पर नागरिकता उनको मिल जाएगी भारत के। और इसमें क्या है, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण जैसे कोई विदेशी है वो आ गया भारत में, किसी लड़की से शादी कर लिया, शादी करने के बाद 7 वर्ष, शादी करने के बाद 7 वर्ष तक जब भारत में रह जाएगा, भारत को अच्छी तरह समझ लेगा, तब वो पंजीकरण करेगा। इसके बाद तब जाकर उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कन्फर्म हो गया। और देशीकरण से भारत की नागरिकता मिलेगी। देशीकरण में माने कोई विदेशी है, भारत में आया, कला विज्ञान के क्षेत्र में हो, भारतीय भाषा को जानता हो, कोई भारतीय भाषा हो, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, ठीक है ना, ये सब जो 22 जो भाषाएं हैं उनको जानता हो, कोई एक जानता हो तो भारतीय भाषा, और 10 वर्ष तक भारत में रहा हो वैलिड तरीके से, तब वह भारत का नागरिक बन सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण अन्नान स्वामी जो है, अन्नान स्वामी, तो अन्नान स्वामी किससे बने हैं भारत के नागरिक? देशीकरण से बने हैं। कला के क्षेत्र से आते हैं, गाना गाते हैं और भारतीय भाषा ज्ञान है, ये 10 वर्ष तक रह लिए तो भारत के नागरिक बन गए वैलिड तरीके से, इनवैलिड तरीके से नहीं। तो उनको देशीकरण, भाई जो विदेशी हैं, जो वैज्ञानिक हो गए, कोई भी आए, अच्छे अच्छे फील्ड के लोग आए, प्रोफेसर आए, उनको देशीकरण करके उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छे लोगों की जरूरत ही है भारत में। अब अर्जित भूमि जैसे सिक्किम, कोई भी जब लड़ाई होगा तो कोई, चाहे कोई देश हमारे में मिल जाएगा तो वहाँ के जो नागरिक होंगे, जैसे पाकिस्तान को हम लोग मिला लिए तो पाकिस्तान के लोग के पाकिस्तानी तो कहलाएंगे नहीं, वो तो इंडियन हो जाएंगे। उसी तरह यदि कोई देश, जैसे सिक्किम था, सिक्किम हम लोग से मिल गया, 16 अक्टूबर 1975 को मिल गया ना, 16 अक्टूबर 1975 को मिल गया, तो इसको सिक्किम हम लोग का अर्जित भूमि है, तो सिक्किम के लोग जो है भारतीय हो गए। अब समापन, मतलब समापन कैसे होगा? इस तरह तो उनको मिल गई, 5 तरीके से मिल गया, ठीक, 5 तरीके से मिल गया। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण करके, और देशीकरण और अर्जित भूमि, 5 तरह से तो मिल गया नागरिकता। लेकिन समाप्त कैसे होगा? या तो वो त्याग दें, त्याग करके चले जाएं, विदेश के नागरिक बन जाएं तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, या तो बर्खास्त माने कि भारत पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, भारत चाइना की लड़ाई हो रहा है, उसमें बोलने लगे, चाइना को सपोर्ट करने लगे, तो उनको क्या किया जाएगा? लतिया का भगा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिए जाएंगे। वंचित हो जाएंगे। एक वंचित माने कोई विदेशी नागरिक आया, उसको मार पीट दिए ना, या तो पाकिस्तान का झंडा लेकर दौड़ने लगे, भारत पाकिस्तान में लड़ाई चल रहा है, पाकिस्तान का झंडा लेकर दौड़ने लगे, तो क्या वंचित कर दिए जाएंगे, या तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे या तो वंचित कर दिए जाएंगे। वंचित माने कि उनका नागरिकता खत्म, भारत में रह सकते हैं, बस जियो खाओ मजा लो, और कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो समापन 3 तरीके से होगा और 5 तरीके से नागरिक बनेंगे। तो आप लोग को नागरिकता एकदम समझ में आ गई होगी, और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो मैं फिर अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। पॉलिटी ही चलेगी, अब एकदम लगातार पॉलिटी चलेगी,
यही मांग है कि नहीं पॉलिटी चलाया जाए, तो पॉलिटी मैं पूरा चलाऊंगा, 1 से एकदम 395 ले जाऊंगा अनुच्छेद तक, ठीक है ना। पूरा भाग मैं पढ़ाऊंगा, 22 भाग पढ़ाऊंगा, सारी अनुसूचियां पढ़ाऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।